Hello friends, welcome to Acme Commerce Academy. This is Dipti Joshi. We are doing today OC lesson number 1, Principle of Management. In that very important answer. आज का हमारा आंसर काफ़ी important है जो है Henry Fayol's 14 Principles of Henry Fayol. Now फ्रेंड्स ये जो हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल का जो आंसर है काफ़ी टाइम एचएससी बोर्ड एग्जाम ने भी अपने पेपर में पूछ लिया है राइट सो वो भी इसके लिए भी और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो ये आंसर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन द मेनली विद दिस प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल सो हेनरी फ्योल पहले तो देखते हैं हेनरी फ्योल है कौन. He is a French mining engineer who is a very successful manager. And thereafter, अच्छा काम करने से he became the chief director of his company. He conducted many experiments, many observations in the organization, and after doing that, he proposed the 14 principles of management, जो उसने अपनी फेमस बुक में लिखा है जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसने जो सारे 14 प्रिंसिपल्स है ही हैज एक्सप्लेन इन द बुक कॉल जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट he is being called as a father of modern management. He has done a huge contribution in development of managerial thoughts and that is why he is called as a what? Father of modern management. फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. डैश इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो आपको लिखना है हेनरी फ्योल. ये कंप्लीट द फॉलोइंग. हेनरी फ्योल इज कॉल्ड एज, तो आपको लिखना है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. नाउ लेट अस सी द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. नाम से ही पता चलता है division of work. Work has to be divided, right, into different kinds. According to this principle, the work is divided into different kinds, such as technical, financial, commercial, security, operations, accounting, and managerial. अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स है. अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यू हैव टू अपॉइंट डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज. फायदा क्या होगा? एवरी वर्क विल बी डन ऑन टाइम एंड जो भी आप एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रहे हो इट विल बी अपॉइंटेड एज पर द स्किल एंड टैलेंट देयर एक्सपीरियंस. सो organization need to assign the employees as per their qualities and capability. And principle of management, that is the principle of division of work, will help in improving the efficiency and expertise of employees. क्यों भाई? क्योंकि जब आप एम्प्लॉयज को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम दोगे ही इज गोइंग टू डू द वर्क इन एफिशिएंटली. और रिपीटेडली काम करने से क्या होगा? वो एक्सपर्टाइज बन जाएगा. फायदा क्या होगा? इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट, जैसे कोई एक वर्कर है उसको एक कोई कंटेनर को या कोई प्रोडक्ट को रैपिंग करने का काम दिया है, पैकेट में रैप करना है, डालना है, उसका काम दिया है. अभी वो पैकिंग करने में अच्छा खासा आता है उसे. अभी उसको एक ही काम 6 महीने से वो एक ही काम कर रहा है. फायदा क्या होगा? ही विल डू द रैपिंग वेरी नीटली, परफेक्टली एंड विद द स्पीड. एक्सपर्टाइज आ जाएगी. सो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स द मैनेजर to get the work done in an expertise way, efficiently, and it helps to increase the productivity of the organization. Next principle है principle of authority and responsibility. Now what is authority? Authority मतलब क्या होता है? Right to take decision. है ना? जैसे आपके घर पे पापा है तो उनको authority क्या? To take a proper decision. It means it is necessary to get the things done properly from the subordinate. मैनेजर की अथॉरिटी क्या है कि ही मस्ट सी दैट ऑल द एम्प्लॉयज आर डूइंग द वर्क वेरी प्रॉपरली. पर अथॉरिटी के साथ फ्री गिफ्ट में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टूगेदर. इफ द मैनेजर इज गिवन अथॉरिटी टू कंप्लीट द जॉब, a particular work on time, and if they're not done, then manager will be held responsible that the work is not done on time. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी दिया है कि भाई दिस पर्टिकुलर वर्क शुड बी डन ऑन टाइम.
अगर वो नहीं कर पा रहे तो he will be the held responsible for not getting the work done. So manager should have a proper authorities to take a managerial decision so that he can achieve the goal of organization. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. देखो डिसिप्लिन हर जगह पे चाहिए. आप स्कूल में जाते हो, ये अगर आप कॉलेज में तो डिसिप्लिन फॉलो करो, घर पे हो तो डिसिप्लिन रहता है. वी कैन नॉट बिहेव इन इनडिसिप्लिनर मैनर एवरीवेयर एवरी टाइम. तो इवन इन ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मीनिंग व्हाट? टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन. है ना, डिसिप्लिन में रहना मतलब क्या होता है? टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. दे मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. फायदा क्या होगा? Discipline will help to achieve the goals in organization, and plus good discipline is a result of effective leadership. अगर leader is in discipline तो उसके जो भी subordinates हैं all will work in a disciplined way. है ना? जैसे कोई एग्जाम्पल बॉस. The boss comes in office at 1 o'clock afternoon. Can you expect कि उनके एम्प्लॉयज सुबह 9 बजे जाके एफिशिएंटली काम करेंगे? जरा भी नहीं. क्यों? भाई बॉस ही 1 o'clock पे आ रहा है तो वाई शुड वी वर्क? बट अगर बॉस कम्स इन ऑफिस बाय 7:30, obviously before the employees have come, boss is there in the cabin doing the work. What is the effect? Employees will efficiently. So good discipline is a result of what? Effective leadership. So there should be proper understanding between the management and the workers regarding the organization rules. Misunderstanding नहीं चाहिए. जो भी rules आप बना रहे हो, make sure कि employees should understand properly. And basic in discipline हर जगह पे रहता है. If your any organization wants to get success, discipline is the key to success. आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख रहे हो, महेंद्र एंड महेंद्र है, टाटा है, बिरला है, अडानी है. Why they are successful? Because discipline. The discipline is observed everywhere in the organization, whether you are at a CEO level, yeah, top level, that is management, middle level, lower level. Discipline is observed at every level. Next is principle of unity of command. Each member of organization should receive order from only one superior. एक ही सुपीरियर के आपको कमांड मिलना चाहिए. अगर आपके ऊपर 4 सुपीरियर है और आपको 4 सुपीरियर कमांड दे रहे, ऑर्डर दे रहे, एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज. किसका ऑर्डर फॉलो करो? सो दिस प्रिंसिपल, that is principle of unity of command, helps in managing conflicts and solving the disputes among the organization. It helps in avoiding confusion. किस बात का कंफ्यूजन? भाई आपके पास 4 सुपीरियर बॉस हैं, आप कौन से बॉस का ऑर्डर फॉलो करोगे? एम्प्लॉय बिकम कंफ्यूज. इट मीन्स if the employee receives the command from more than one authority, he will get confused and he will not be able to take the decision about whose order should be followed. किसका ऑर्डर आप फॉलो करोगे? Hence, पहली चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की शुड बी डिफाइंड. हायरार्की मतलब कौन अपर पोजीशन में, उसके नीचे कौन है. जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, फिर उनके जो एवीपी कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सबकी जो हायरार्की है आपको अच्छे से डिफाइन करनी है. सो ईच एम्प्लॉय will immediately come to know who is their superior, who is their boss, उनके boss कौन है, and accordingly they will receive the orders from the only one superior. So each employee should receive the order from only one superior only. You can see the diagram also. अब देखो डायग्राम, जो राइट अप्रोच क्या है? ओनली वन सर्कल इज देयर, मतलब वन सुपीरियर है, उसके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. इज अ प्रॉपर वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. रॉन्ग अप्रोच क्या है? 2 सुपीरियर है एंड 3 एम्प्लॉयज. दोनों सुपीरियर हर एक एम्प्लॉय को अपने कमांड एंड ऑर्डर दे रहा है. What will happen? Employees will get confused. Which superior command we have to follow? Hence, what the principle of unity of command suggests, that every employee should receive the command from only one superior, which will help them to achieve the goal of organization.
Principle of unity of direction. What is the main principle? There should be one head, one plan in every organization. Again, friends, ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर है बोर्ड एग्जाम में. They can ask, give the one term या give the answer in one word. क्या होगा? Principle which states that there should be one head, one plan. Which principle? Principle of unity of command. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by the one manager using single plan. ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होगा और सबके लिए जो मैनेजर कमांड दे रहे, that command should be directed by only single manager with a single plan. Otherwise मैनेजर एक है, उसके दिमाग में 5 या 6 प्लान आ रहे हैं, कभी बोलेगा ये काम करो, कभी बोलेगा दूसरा काम करो. What will happen? Employees will get confused. Not only this, आप organization के जो resources है, that resources you are spoiling. You are not able to fulfill the aim and objective of organization. So, principle of unity of command, what it states, one head, one plan. One manager should have only one plan which will help the organization to fulfill their goal and objective. प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. बहुत बड़ा लंबा लाइन, बहुत बड़ा पॉइंट. क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या? कोई भी एम्प्लॉय जब जॉब या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, काम करता है, तो ही शुड नॉट थिंक फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, बट ही शुड थिंक ऑलवेज फॉर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एज गुड एज हमारी क्रिकेट की टीम है, वर्ल्ड कप इंडिया खेल रही है, तो वर्ल्ड कप में विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू थिंक टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, पर उसको देखना है कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप कैसे जिता सके. ही इज प्लेइंग टू मेक इंडिया विन द वर्ल्ड कप. ही इज नॉट प्लेइंग ओनली टू गेट हिज सेंचुरी. खुद की सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कोई नहीं खेलेगा, खेलेगा अपनी टीम के लिए, अपनी इंडिया के लिए. Same way, every employee is working for the organization. He should not think for his personal interest, personal goal, benefit के लिए उसे काम नहीं करना है. That is the meaning of this principle. So, according to this principle, the interest of an individual must be given a less important. खुद के interest को कम importance दो. You should give more importance to the organization interest. So, while taking the decision in the organization, manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single employee. मतलब कोई भी मैनेजर है, वो काम कर रहा है, तो उसे कोई पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय उसको बटरिंग पॉलिशिंग कर रहा है, उसके लिए वो उसको नहीं सोचना है. ही इज अ मैनेजर फॉर द एंटायर टीम, होल ग्रुप के लिए, तो ही हैज टू वर्क फॉर द होल ग्रुप एंड नॉट फॉर द सिंगल एम्प्लॉय. सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैनेजर एम्प्लॉयज़ के लिए फेवरिज्म नहीं करेगा, वैसे ही एम्प्लॉयज़ ऑल्सो शुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ. Right? So he should fulfill and he should protect the interest of organization first and then he should fulfill his own personal interest. Example भी दिया उन्होंने, वही एग्जाम्पल है. प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए वो प्लेयर नहीं सोचेगा. ही विल ऑलवेज थिंक टू मेक द होल टीम टू विन इन दैट गेम. जैसे हमने वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल लिया था, सेम वे. So principle of subordination, individual interest is not to consider. You should consider the organizational interest. Next is principle of centralization. Now what is centralization? Concentration of power and authority in the one person. आपका छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, 20-25 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या होगा उसमें? जो आपका बॉस है, ही इज द वन टेकिंग द ऑल द responsibility. He is the one taking all important decisions of the organization. उसको बताते हैं centralization. So in many organization जो छोटे small size है, in that the principle of centralization, that power is given to the one hand या एक या दो उनके जो बॉस रहते हैं, who takes all the decision for the organization. But अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है,
जॉइंट स्टॉक कंपनी है. In that case, decentralization of power or authority is very important. Now, what is decentralization? Where there is an all the power is also given to the other subordinates. Now, you can't expect Tatas and Birlas to grow in a huge size without decentralization. What the companies does? जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस है उनकी पावर वो हाईली टैलेंटेड एक्सपीरियंस स्किल जो उनके एम्प्लॉयज रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में उनको दे देते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ देम दिस आर द पावरफुल पीपल हु टेक द डिसीजन. मतलब डिसीजन खाली एक हेड के हाथ में नहीं रहता है. इट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज एज पर द स्किल एंड एक्सपीरियंस. This is called principle of decentralization. It means there should be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. And then this is to be done according to the size of organization. आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आपके जो एक या दो पावरफुल पर्सन है या जो डिसीजन मेकर है दे विल टेक द डिसीजन. बट आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉइंट स्टॉक कंपनी है वहाँ पर आपको बैलेंस होना चाहिए. जहाँ पर चाहिए वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होगा पावर और जहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये जो डिसीजन है कैन बी टेकन बाय अदर एम्प्लॉयज या अदर हाई लेवल पीपल वर्किंग एट अ हाई लेवल ऑफ पावर दे कैन टेक द डिसीजन. तो वहाँ पर आपको क्या होगा देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization. Then only your organization can work very efficiently to fulfill the goals. So, friends, till 7 we have done. The rest of the principles we'll see in the next video. So please be remain in connect और आपकी लिंक जो है वो आपके फ्रेंड्स को भी देते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.